डीडी संवाद में आपका फिर से स्वागत है और हमारे साथ दो झारखंड कहाँ पहुंचा है। हम चर्चा की शुरुआत पहले राकेश जी से ही करेंगे क्योंकि राकेश जी बहुत लंबा कैरियर रहा है इनका, बहुत पुराने नेता रहे हैं। राकेश जी, एक कार्यकर्ता के तौर पे आप अगर देखते हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पे, तो झारखंड गठन होने के 25 साल के बाद कहाँ पहुंचा है झारखंड? सबसे पहले तो हम डीडी न्यूज को धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, जब यह राज्य 15 नवंबर 2000 को अपने अस्तित्व में आया तो स्वाभाविक तौर पे इस राज्य का अलग होना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस वक्त की जो राजनीति थी, बिहार की जो राजनीति थी, जो उस वक्त बिहार में जो सरकारें थी, उससे झारखंड को अलग लेना तो ये कहीं ना कहीं उन संघर्षों का परिणाम था, जो संघर्ष हम लोग भी छोटे स्तर पे झारखंड अलग प्रांत के लिए किया करते थे। जेल भी गए, सड़कों पे लाठियां भी खाई, तो कई प्रकार का आंदोलन भी हम लोगों का हुआ। जब यह राज्य अलग हुआ तो स्वाभाविक तौर पे मन में एक खुशी हुई कि अब यह राज्य जब अलग हुआ तो यह संसाधनों से भरा पूरा राज्य है, तो राज्य तरक्की करेगा, राज्य के युवा एक दिशा में जाने का काम करेंगे। लेकिन दुख भी हुआ। दुख इसलिए हुआ कि कहा जाता है ना कि पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। तो जब यह राज्य अलग हुआ, आंकड़ों के हिसाब से जब सरकारें यहाँ प्रथम सरकारें जब इस राज्य में गठित हुई तो राज्य को जो दिशा देना था वह दिशा सही रूप से प्रथम सरकार ने नहीं दिया। और जब उसका परिणाम ये हुआ कि आज भी 25 साल के बाद हम वहीं का वहीं खड़ा रहे। मैं इस चीज को पॉलिटिकल गपशप, हालांकि ये कहना भी गलत है, दो नेता जब मिलेंगे तो क्या बात करेंगे, दो राजनीतिक मिलेंगे तो राजनीति की ही बात होगी, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये है कि हम एज ए कार्यकर्ता की नज़र से कि कहाँ मिसिंग रहेगी इस पे बात करना चाहते हैं। तब तक आप सोचिए, हम यही सवाल मृत्युंजय जी के पास ले जाते हैं कि आखिर कहाँ मिसिंग हुई या क्या मिला, आपको क्या मिला अलग राज्य, हर क्योंकि अलग राज्य गठन के बाद हर झारखंड के लोग आदमी को कुछ न कुछ जरूर मिला है, क्योंकि राज्य आगे बढ़ा है, हर क्षेत्र में हमारी पहचान बनी है। तो आप एज ए कार्यकर्ता के तौर पे क्या सोचते हैं कि आपको क्या मिला है या आपके जैसे जो हजारों कार्यकर्ता हैं उनको क्या मिला है? देखिए, जैसे बड़े भाई राकेश जी बता रहे थे, जब राज्य का गठन हुआ तो मेरे ख्याल से जो एक होप्स एंड एस्पिरेशन होते हैं, और मैं उस समय एकदम युवा था, मैं स्कूल में था इनफैक्ट जब हमारा राज्य अलग हुआ। और जब कोई भी एक राज्य अलग होता है तो आप जनरली ये बिलीव करते हैं कि चूंकि आपको खुद का शासन मिलेगा, अपने संसाधनों पर अधिकार मिलेगा, अपने डिसीजंस लेने का अधिकार मिलेगा, तो आपको लगता है कि जो आपका फ्यूचर होगा वो पहले जो था किसी एक सम्मिलित राज्य में उससे तो बेहतर होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा आंकड़ों को देखेंगे, इनफैक्ट जब झारखंड अलग हुआ तो उसके साथ ही छत्तीसगढ़ भी अलग हुआ, उसके साथ ही उत्तराखंड भी अलग हुआ। आप सिर्फ इन 3 स्टेट्स को कंपेयर करके देखें कि कैसे इन 3 स्टेट्स ने किया है। और उसका सबसे अच्छा मापक ये है कि जब 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ तो बिहार में, कंबाइंड बिहार में, जो झारखंड का जीडीपी का कंट्रीब्यूशन था, जो जीडीपी में हिस्सेदारी थी झारखंड क्षेत्र की, वो 2000 में थी 41% जी। और वो 2000 में थी 41% और 2025 में वो कितने पे आ गई? अगर कंबाइंड बिहार अभी भी लेंगे तो 32% पे आ गई। मतलब एक्चुअली जब हम अलग हुए बिहार से, उस समय से अपने वर्स्ट कंडीशन में हैं हम, उससे बेहतर आज नहीं है। और ये आंकड़ा बोल रहा है। आप कंपेयर कीजिए इसको उत्तराखंड से। जब उत्तराखंड अलग हुआ यूपी से तो कंबाइंड में उसका था 7% जीडीपी का हिस्सेदारी, आज है 14%, तो उसने बेहतर किया उत्तर प्रदेश से। जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ मध्य प्रदेश से तो कंबाइंड मध्य प्रदेश में उसकी जीडीपी में हिस्सेदारी थी 25%, आज है वो 27%, थोड़ा बेहतर किया। लेकिन हम कहां गए? पीछे आए। दूसरा, मैं पॉलिटिसाइज नहीं करने की कोशिश करूंगा जितना हो सके। कई बार हम देखते हैं कि हम एक छोटे राज्य, हमारा बेस बहुत छोटा है, और आप जब इकोनॉमिक्स के टर्म्स में देखते हैं
तो जो छोटे बेस वाला राज्य होता है उसको ग्रो करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि बेस ही इतना छोटा है, तो 10-20% ग्रो करना कौन सी भारी चीज है। आज यूएस को 2% से ग्रो करने में मुश्किल होता है, लेकिन इंडिया को 7% से ग्रो करने में आसान होता है, क्योंकि हमारा बेस छोटा है। झारखंड इतना छोटा बेस का राज्य है, फिर भी अगर आप हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट देखेंगे 25 साल में एक तो देख लीजिए, लास्ट के 5-7 साल में भी देख लीजिए, हम वही 7-7.25% से ग्रो करते रहते हैं। मैं इस बार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहा था और मैं थोड़ा इंटरेस्टेड रहता हूं, तो मैं पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ जाता हूं 7-7.25% हमारा ग्रोथ रेट है, और उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि वी आर स्लाइटली अबव द नेशनल एवरेज। तो हम इसी बात से खुश हैं कि नेशनल एवरेज से तो हम ऊपर है, लेकिन हम ये नहीं सोच पा रहे कि हमारा बेस कितना छोटा है। और आप कंपेयर भी करेंगे, मान लीजिए कल को हम बोलते थे कि बिहार में रह के हम पीछे हो गए हैं, उत्तर प्रदेश को देखो कितनी बुरी हालत है। आज इनके आप ग्रोथ रेट्स देखिए, डबल डिजिट ग्रोथ रेट्स है लास्ट 10 वर्षों से। इनके कोई ऐसा साल नहीं होता है जब इनका ग्रोथ रेट 10 से 11% नहीं होता है। महाराष्ट्र गुजरात देख लीजिए, इतना बड़ा बेस होने के बावजूद साल दर साल उसका ग्रोथ रेट आप देखेंगे 10 से 11% है। मेरा कंपेयर करने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने राज्य को कमतर आंक रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब भी आप आकांक्षा वैसी रखते हैं तो आपको खुद को कंपेयर करना पड़ेगा सबसे बेहतरीन उदाहरण से। आप अपने को कंपेयर नहीं कर सकते अफगानिस्तान से या इंडोनेशिया से या वैसे देशों से, अफ्रीकन नेशन से। तो मैं वह कह रहा हूं कि एक जो चाहत भी होनी चाहिए वो ग्रोथ की, एक जो आकांक्षाओं की, मुझे लगता है वो भी शायद मिसिंग है। हम बात ही नहीं कर पाते कि बहुत, और मैं साल दर साल बजट को ट्रैक करता हूं और मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है अंदर से। मैं फिर से एक पार्टी की तरफ नहीं जाता हूं, लेकिन बजट में जनरली मैं बस ये देखता हूं कि पिछले बार कृषि का बजट 10,000 करोड़ था, इस बार 12,000 करोड़ है। पिछले बार इस विभाग का इतना था, इस बार 10% उससे ऊपर है। कभी भी किसी बजट में रेयरली मैं पढ़ता हूं कि एक नया टेक्नोलॉजी पार्क की बात हो रही है, डेटा सेंटर्स की बात हो रही है, एआई हब की बात हो रही है, बेसिक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज लाने की बात हो रही है। शायद ही कभी मैं देखता हूं। और इसका आप मतलब निराश हैं, आपकी बात से मुझे लग रहा है कि आप बहुत निराश हैं। देखिए, निराशा मैं एक लाइन में बस, निराशा आपको तभी होती है जब कोई चीज आपको बहुत अपना लगे और आपको उससे बहुत अपेक्षा या आशा हो। अगर आप डिस्कनेक्टेड रहेंगे तो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। नहीं, ये तो जरूरी है कि हमारा स्टेट है तो हम चिंता तो हम ही को होगी, कोई बाहर का आदमी तो आके चिंतित नहीं होगा। और ऐसे भी राकेश जी, क्योंकि 25 साल हो गया है, 25 साल का आदमी भी जब हो जाता है, हमारे आपके जैसे लोग, तो घर वालों को उम्मीद रहती है कुछ करके दिखाएगा, उस लेगेसी को आगे ले जाएगा। नहीं तो 25 साल के बाद भी अगर आप ऐसे ही घूमते फिरते खाते पीते रहे, तब आपको एक अच्छा युवा नहीं माना जाता है। तो अब हम लगभग उस समय में आ गए हैं जब हमको चमक बिखेरनी होगी राष्ट्रीय स्तर पे हर सेक्टर में। जैसे हम लोग कई सेक्टर में बिखेर भी रहे हैं, लेकिन जो मृत्युंजय जी जिस बात को कह रहे हैं, जिस निराशा को झलका रहे हैं, उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? नहीं, स्वाभाविक तौर पे देखिए, जब हमको कंपैरिजन या तुलना, हम ये कह सकते हैं कि हमको अगर करना है तो स्वाभाविक तौर पे जब हम लोग स्कूल में भी पढ़ते थे तो जब तुलना किया जाता था तो जो लड़का फर्स्ट डिवीजन या उससे टॉप का जो लड़का है उससे तुलना किया जाता था। तो तुलना हकीकत में है, लेकिन देखिए जब इस राज्य में अनेक संसाधन हैं, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि इच्छा शक्ति की कमी है। अगर इच्छा शक्ति पूर्व में, अगर फिर मैं कहूंगा तो फिर ये पॉलिटिकल मामला हो जाएगा, लेकिन चूंकि मैं ये कह रहा हूं कि जो सरकारें पूर्व में काम की या जो सरकारें अभी काम कर रही है, अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो स्वाभाविक तौर पे हमारा झारखंड में इतना संसाधन है कि हम यह कह सकते नहीं कि हम इस राजधानी को हम पेरिस बना देंगे, बल्कि पेरिस वाले ये कहेंगे कि हम झारखंड बना देंगे। नहीं बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक तौर पे इसलिए कह रहा हूं कि बातें भी होती है, मंत्रियों से भी बात होती है, तो ये चर्चा अपने दफ्तर में भी बैठ करके हम लोग करते हैं, और कहीं ना कहीं हम ये पाते हैं कि 6 सालों में जो ग्रोथ मिलना चाहिए, उन ग्रोथों में कमी तो जरूर आई है, लेकिन वो ग्रोथ हमें मिला है।
ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं मिला है, ग्रोथ हमें प्राप्त हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि उसकी पैरामीटर अगर उसको देखें आप, तो उस पैरामीटर में थोड़ा हम पीछे जरूर हैं, लेकिन हम ये कह नहीं सकते कि वो पूरा नगण्य है। बिल्कुल। नहीं, मैं फिर से, मैं निराशा नहीं है मुझे। देखिए, क्योंकि मैं थोड़ा इंजीनियरिंग का विद्यार्थी रहा हूं, तो डेटा में बिलीव करता हूं, उसके बाद समहाउ एमबीए का भी हूं, तो मैं एनालाइज करता हूं चीज़ों को, और मुझे दिखती है कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी, और इसलिए मैं उस गैप को बस बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, बहुत सारी जो अच्छी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी है, मुझे उसको दोहरा के शायद मैं राज्य का कुछ भला ना कर पाऊं, और ये हम लोग कोई बाहर या वैश्विक मंच पे बात नहीं कर रहे हैं, अपने घर पे बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो हैं ही, उस पर तो कोई दो मत नहीं है। बस मेरा यही कहना है कि जो हम अचीव नहीं कर पाए हैं 25 साल में, और देखिए थोड़ा सा ना, कई बार क्या होता है स्ट्रक्चरली हम लोग, जैसे बहुत सारे क्षेत्रों में आप बात करेंगे, हम लोग कॉलेजेस के क्षेत्र में आप देखिए, रेयरली हम लोग कोई एक ढंग का कॉलेज पिछले 25 वर्ष में डेवलप कर पाए जो हम बोलेंगे कि हाँ एस्पिरेशनल कॉलेज है, चाहे वो आप इंजीनियरिंग में हो, मेडिकल में हो, सिंपल ग्रेजुएशन में हो। क्या किसी दूसरे राज्य का कोई बच्चा आके आज यहाँ पे ग्रेजुएशन कॉलेज में एडमिशन लेता है झारखंड में? नहीं लेता है, तो हम नहीं प्रोड्यूस कर पाए, हमें मानना पड़ेगा। दूसरा, इसी प्रकार से जितने भी फील्ड्स में चले जाएंगे आपको दिखेगा। दूसरा, एक क्या हुआ है पिछले 25 वर्षों में, और इसके लिए मैं सबको जिम्मेदार मानता हूं, मैं खुद को भी जिम्मेदार मानता हूं, जो यहां का पूरा नैरेटिव बन के रह गया है वो सिर्फ पहचान आधारित बन के रह गया है, सिर्फ और सिर्फ पहचान की बात होती है, वो भी जरूरी है। आज आप पिछले एक साल का न्यूज़पेपर्स उठा लीजिए, डिबेट्स उठा लीजिए, न्यूज़ चैनल्स का, डिबेट्स में पेशा पे डिबेट हुआ होगा, सरना पे डिबेट हुआ होगा, 1932 पे डिबेट होते हैं, कितने प्रतिशत यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है, बाहर का रोजगार मिल रहा है, उस पर डिबेट्स होते हैं। रेयरली कभी मैं ये डिबेट देखता हूं कि जो अपॉर्चुनिटीज है वो बढ़ेगी कैसे। एक रोटी को बांटने के आप 3 4 5 तरीके करते रह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं इसको ज्यादा मिलना चाहिए, उसको कम मिलना चाहिए, वो हमेशा डिबेट रहेगा, और उसमें हमेशा जितने भी लोग हैं, जितने भी समाज के अंग हैं, उसमें हमेशा विद्वेष रहेगा। लेकिन अगर उस एक रोटी को आप 4 रोटी बना देंगे तो सब फिर बोलेंगे अच्छा सबको काफी मिल चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत यहां पे यही है कि हम हमेशा सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, क्रिएशन की बात ही नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग, मैं फिर से दूसरे राज्यों पे बार बार इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मुझे दिख रहा है, मैं आज अभी स्क्रॉल कर रहा था अपना सोशल मीडिया, अभी मुझे पता चला कि बक्सर में कोका कोला ने अपनी एक बॉटलिंग फैक्ट्री शुरू की है। बिहार में, जहां पे इंडस्ट्री सोच नहीं सकती थी जाने को, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज और कितने इश्यूज होते थे, आज शुरू की। अभी 2 दिन पहले मैं आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में IBM आया, लखनऊ में उसने फैक्ट्री बैठाई, नोएडा में फॉक्सकॉन ने वहां पे सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री बैठाया। पिछले कितने वर्षों में झारखंड में कोई एक कंपनी का मुझे नाम बताइए, और माइनिंग को मैं कंपनी नहीं मानता, वो माइनिंग का हम लोग जितना दोहन कर चुके हैं, वो हमें लगता है वो और ज्यादा नुकसान कर रहे हैं हम अपना, क्योंकि माइनिंग का एंड है 10 साल के बाद, मैक्सिमम 15 साल के बाद कोयले को कोई नहीं पूछने वाला, न इस देश में न विश्व में। तो जो भी कोयला है आपका, वो 10-15 साल तक आपको खींच सकता है, उसके बाद क्या करेंगे आप? आप समझ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कहाँ पे मिस कर रहे हैं? मतलब इनकी बहुत चिंता जायज है। नहीं देखिए, लेकिन आपको भी लगता होगा कि ये सेक्टर में अभी तक सरकारें, चाहे कोई भी हो, कि इस पे काम होना चाहिए? नहीं बिल्कुल अमन जी, मैंने पहले ही कहा इस बात को कि राजनीति से अलग हट करके मैं ये बात कह रहा हूँ कि पूत के पांव पालने में नजर आते हैं, ये शुरुआती दौर में ही पता चलता है। और ये सही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जब यह राज्य अलग हुआ तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर वर्तमान सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अगर उस वक्त की सरकारें के पास अगर इच्छा शक्ति होती, नहीं मैं राजनीति नहीं कर रहा, मैं राजनीति नहीं कर रहा। आपको आदत हो गई है कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पे जो है दूसरे सरकारों पे आरोप लगा। मेरा सवाल आप से दूसरा, मेरा सवाल ये है कि एज ए कार्यकर्ता, एज ए झारखंडी, आपको क्या लगता है कि इस सेक्टर में कौन सा सेक्टर ऐसा है जो छूट रहा है? हम
इस पे काम होना चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि भाई आप इस पे काम कीजिए सर, आप कभी जाएं नहीं, मैं मिले, तो कह रहा या हूं, आपके वही- जो मंत्री है कांग्रेस कोटे के वित्त मंत्री, मैं वही बात कह रहा हूं कि हेल्थ मिनिस्टर, ये तो सारे आप ही के मैं पास बिल्कुल है। मैं कह रहा हूँ, वही बात मैं कह रहा हूँ कि देखिए सबसे बड़ा चीज हमारे यहाँ एजुकेशन है। और अगर शैक्षणिक व्यवस्था झारखंड में अगर बेहतर बने तो स्वाभाविक तौर पे हमें लगता है कि अगर अच्छे मेडिकल कॉलेजेज खुलें, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज खुलें, जिसपे सरकार अभी पहल कर भी रही है मेडिकल कॉलेज के लिए, अगर अच्छे इंस्टीट्यूशन बने, आईआईटी रुड़की जैसे अगर संस्थान अगर झारखंड में लॉन्च हो तो कहीं ना कहीं झारखंड भी ग्रोथ करेगा। और जो हमारा करोड़ों रुपया जो हमारे झारखंड के बच्चे बाहर युवाओं जाते हैं। को जो है वो बाहर जाता है, अब दून स्कूल ले लीजिए, दून कॉलेज ले लीजिए, वहाँ मतलब कई लोग वहाँ जाके नामांकन करवाते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि झारखंड स्कूल भी हो जो दून की तरह हो, तो कहीं ना कहीं ये ग्रोथ तो बिल्कुल इसके लिए कौन पहल करेगा, सवाल ये है। नहीं, पहल सरकार को करनी है और इसके लिए पहल आप जैसे निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकार को भी करनी चाहिए। ये पहल किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये पहल झारखंड में रहने वाले तमाम लोगों की है और तमाम लोगों की ये जिम्मेवारी बनती है। सिर्फ हम ये कह करके अपना पिंड नहीं छुड़ा सकते कि सरकार काम नहीं कर रहा है। जो जिस स्थान पे है, अगर निष्पक्ष पत्रकारिता हो रही है, अगर सरकार नहीं कर रही है तो सरकार के खिलाफ भी लिखना चाहिए। तो एक सरकार के ऊपर, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकार के ऊपर एक दबाव बनता है और स्वाभाविक तौर पे युवाओं के साथ देखिए आपने जब राजनीति करनी छोड़ दी तब एक अच्छी बात यह है कि आप और मृत्युंजय जी दोनों सेम पेज पे आ गए कि आप, इन्होंने भी कहा कि कोई कॉलेज ऐसा नहीं खुला, आप भी वही कह रहे हैं कि सही में ये बात तो सच है कि इस पे कोई पहल नहीं हुई, ये एजेंडा में नहीं रहा। तो लगभग आप लोग दोनों की चिंता झारखंड के लिए लगभग बराबर है। ये मूल झारखंडी होने का यही प्रमाण है कि राज्य की चिंता जो है वो आपको भी है, उनको भी एक कार्यकर्ता के तौर पे यही आप दोनों में समानता है। नहीं, कार्यकर्ता के तौर पे नहीं, बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि एक झारखंडी के तौर जी पे। जी पहले हम झारखंडी हैं, फिर किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। तो जब हमारा झारखंड संभलेगा तो स्वाभाविक तौर पे हम अगर कहीं बाहर जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि हम झारखंड से आए हैं। सही। मृत्युंजय जी, समाधान क्या है इसका? एक तो हमें लगता है थोड़ा सा फिर से शायद कंप्लेन साउंड करे, लेकिन हमें लगता है जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उससे मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। और एक मैं थोड़ा यहाँ पॉलिटिकल होऊंगा। कई बार ना हम चूंकि विपक्ष में होते हैं या दूसरा पक्ष कुछ कर रहा होता है तो हम चीजों को इस लेवल पे क्रिटिसाइज करते हैं कि हम रियलाइज नहीं करते हैं कि उस क्रिटिसिज्म में हम एक्चुअली बहुत दूरगामी नुकसान कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस राज्य में मोमेंटम झारखंड हुआ जब हमारी सरकार थी, उसमें बहुत पैसे खर्च हुए। मैं उसके आउटकम पे नहीं जा रहा कि कितनी कंपनीज आई नहीं आई, हो सकता है विपक्ष को लगे कि जितना पैसा खर्च हुआ, जितना एमओयू हुआ, उतने कंपनीज नहीं आई। हमें लगता है जितना है वही सफिशिएंट है। लेकिन उसका जिस प्रकार से क्रिटिसिज्म किया गया, और आज तक मैं डिबेट्स पे जाता हूं और जो भी सत्ता दल के प्रवक्ता होते हैं जिस प्रकार से उसको क्रिटिसाइज करते हैं, वो लगता है कि मोमेंटम झारखंड करके कितना बड़ा पाप कर दिया। आप जब इस प्रकार का क्रिटिसिज्म करते हैं तो आप एक ब्रॉडर सिग्नलिंग देते हैं। सिग्नलिंग किसको देखते हैं? क्योंकि वो जो डिबेट है उसको एक छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट, एमएसएमई वाला बड़ा भी देख रहा है। वो ये देख रहा है कि इस पूरे सेक्टर को, इंडस्ट्रीज को एज अ गाली आप इस्तेमाल करने लगते हैं। जब आप इंडस्ट्रियलिस्ट को गाली दे रहे हैं, कोई भी आ रहा है, जो बड़का गांव में आजकल हो रहा है हम सब देख रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री अगर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करने लगे कि 75% अगर नहीं दी नौकरी तो आउटसोर्सिंग कंपनी पे कब्जा कर लो। देखिए, तरीके उसके बहुत सारे हो सकते हैं। अब आपकी ये जो मैसेजेस हैं ये बहुत दूर तक ट्रैवल करता है। इसी को आप कॉन्ट्रास्ट कीजिए। मैं फिर से एग्जांपल्स दे रहा हूं। आज आप चंद्रबाबू नायडू के आप कॉन्ट्रास्ट कीजिए। वो व्यक्ति बोलता है कि आपको इन्वेस्ट करना, आप मेरे पास आइए, जो चाहिए आप मुझे बताइए, आप मेरे पास आइए। वो अपने मंत्रियों को भेज भेज के, खींच खींच के लाके कर रहे हैं। एक ऐसे जगह को, अमरावती को, जहां कोई जाता नहीं था, उसको वो क्वांटम कैपिटल बोल रहे हैं हम बनाएंगे दुनिया का। ये डिस्कोर्स में डिफरेंस है एक। और मुझे लगता है इसलिए कि कई बार ना जब क्रिटिसिज्म की बात कर, फॉर एग्जांपल जैसे मुख्यमंत्री जी भी पिछली बार बंगाल में गए इन्वेस्टर समिट में, उन्होंने आके कहा और न्यूज़पेपर में छपा है कि 15,000 करोड़ का एमओयू हुआ है, 30,000 नौकरियां उससे होंगी। जहां तक मेरी जानकारी अभी तक उसमें 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है।
वो स्वीडन गए, स्पेन गए, बीच में तभी भी हुआ कि वॉल्वो का इन्वेस्टमेंट आएगा। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गए, हुआ कि कितना का इन्वेस्टमेंट आएगा। उसमें कितना आया नहीं आया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं। और एज अ विपक्ष हो सकता है हम उसको क्रिटिसाइज भी करें। एक बड़ा इशू भी जो आप कह रहे हैं, क्योंकि इनके ही पूर्व मंत्री हैं, वो विरोध कर रहे हैं बरका गांव में एनटीपीसी और दूसरे जो कंपनी आई हैं उनका। राकेश जी, ये तो चिंता का विषय है कि अगर आप माहौल नहीं बनने देंगे तो कोई कैसे आपके पास आएगा? नहीं, माहौल नहीं बनने देंगे या माहौल बनाने के लिए आप कृषि योग्य जमीन को हड़प लेंगे, ये ठीक नहीं। तो फिर क्या ये- समाधान ये- नहीं। आप क्या समाधान है? कृषि नहीं, लेकिन मैं इसलिए जी, कह जी। रहा हूं कि रैयतों को आप मुआवजा नहीं देंगे, और जब रैयत मुआवजा मांगेंगे तो आप उनके ऊपर गोली चला देंगे और ये कहें कि जमीन तो हम इसलिए ले रहे हैं कि हमें इंडस्ट्रीज लगाना है, हमें उद्योग लगाना है, इसलिए हम किसानों के ऊपर गोली चला रहे हैं, हम रैयतों के ऊपर गोली चला रहे हैं, हम रैयतों की जमीन बिना मुआवजा कर लेंगे। तो हमें लगता है कि जब रैयतों को या किसानों के ऊपर आप जब गोली चलाओगे तो आप राज्य और देश को विकसित नहीं कर सकते। अभी तो गोली नहीं चली है। आप इस पे आप किसके साथ हैं? आप अपने पूर्व मंत्री के साथ हैं या सरकार के साथ? मैं उन रैयतों के साथ हूं जिन रैयतों को मुआवजा नहीं मिला। मुआवजा देना किसका काम है? वो तो कंपनियां सरकार को पैसा देती हैं। तो सरकार- वो कंपनी जी, एनटीपीसी केंद्र सरकार की है। नहीं तो पैसा तो वो आपको राज्य सरकार को जाती है, वो फिर बढ़ता नहीं, है। केंद्र सरकार की है। जी, और इसलिए हम लोग इस बार को कह रहे हैं कि 1,36,000 करोड़ जो हमारा जमीन अधिग्रहण का पैसा है, केंद्र की सरकार हमें रिलीज करे। ये कोई राजनीति नहीं है, बल्कि ये सच्चाई है कि 1,36,000 करोड़ रुपया जो हम लोग बार बार डिमांड कर रहे हैं, ये डिमांड वही जमीन अधिग्रहण का पैसा है। देखिए, हाँ मधुसूदन जी बताइए। नहीं देखिए, और इसे मैं बहुत फैक्चुअल रहूंगा, मैं पॉलिटिकल नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़िए, मैंने पूरा जजमेंट पढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कब आया? 2024 में। उस जजमेंट ने क्या कहा? और वो कोई झारखंड के लिए जजमेंट नहीं है, वो सारे मिनरल बियरिंग लैंड के लिए अक्रॉस द नेशन। उस जजमेंट में क्या कहा गया? उस जजमेंट में कहा गया कि केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें अब एलिजिबल है जो वहां पे माइनिंग बियरिंग लैंड है और एक्सट्रैक्शन है, एज इन मिनरल्स है, उस पर टैक्स लगाने के लिए। उन्होंने कहा कि ये स्टेट गवर्नमेंट तय करे, और ये दे कब से होगा? 1 अप्रैल 2026 से दे होगा। अब लेकिन डिबेट में पिछले 2 साल से और न्यूज़पेपर में घुमा रहे कि 1,36,000 करोड़। दूसरा, ये कैलकुलेशन आज तक समझ ही नहीं आया कि कैलकुलेशन आया कहां से। ये कैलकुलेशन आया 2022 में। एक लेटर लिखा था जब सुखदेव सिंह जी चीफ सेक्रेटरी थे, उस समय तक राज्य ने वो रॉयल्टी भी डिटरमाइन नहीं करी थी। रॉयल्टी कब डिटरमाइन की? 2024 में वो बिल लेके आई सरकार में। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के नैरेटिव्स जहां पे, और दूसरा मैं और उसका एक उदाहरण देता हूं। अब मैं थोड़ा टेक्निकली पढ़ता हूं, बजट पढ़िए इनका। बजट में इन्होंने, बजट भाषण में इनके वित्त मंत्री कहते हैं 1,36,000 करोड़। उसी बजट के अंत में आप आय में देखिए, आय में अंत में उन्होंने लिखा हुआ है कि जो मिनरल्स का नया एक्ट आया है उससे 11,000 करोड़ इस साल मिलेंगे। आप तो खुद ही मान रहे कि 11,000 फिर 1,36,000 कैसे मान रहे? मतलब इतना बेसिक। अब देखिए, टेक्निकलिटीज में कम से कम गलत नहीं होना चाहिए आपको। थोड़ा मेरे भाई ने एक लाइन छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट तो इन्होंने किया, लेकिन एक लाइन छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो रैयतों का मुआवजा बाकी है 1,36,000 करोड़ रुपया, नहीं नहीं, आपके रकम को, आपके जो डेटा है उसको सुप्रीम कोर्ट ने, आप कोर्ट नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। जजमेंट दिखा दीजिए। मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार को, केंद्र सरकार को, आप किसी एक सबसे आप पहले वो किसी स्टेट के लिए वो नहीं जजमेंट था, ही नहीं था। और वही तो दूसरा, मैं कह रहा हूं कि आप सुन लीजिए, पहला एक तो किसी स्टेट के लिए जजमेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कभी रॉयल्टी डिटरमाइन नहीं करती। रॉयल्टी कौन डिटरमाइन करता है? स्टेट। स्टेट ने बिल लाया 2024 में, उसने कहा कि कोयला में 50 रुपए ऐसे ऐसे सारे स्टेट्स ने लाया। उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे कि कितनी रॉयल्टी आप बन रही है। उसके बाद कोई, सुन लीजिए, उसके बाद आज तक कोई लेटर गया ही नहीं है केंद्र को। ये 1,36,000 ना 2022 में किसी ने लिख दिया। अब सारे प्रवक्ता वही बोलते हुए घूमते। मैं वही बोलता हूँ, थोड़ा फैक्चुअली राकेश जी, एक मैं इस इशू को यहीं पे रोकना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर जमीन की समस्या झारखंड के लिए अभी भी जो है ना बहुत विकराल समस्या है। आखिर ये एक तरफ सीएनटी एसपीटी का इशू है, एक तरफ जो है आप जहाँ इंडस्ट्री लगना है वहाँ नहीं देंगे, तो आखिर कोई कैसे आके इन्वेस्ट करेगा? कैसे झारखंड को हम
इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट बनाएंगे? इस झारखंड में बहुत सारा जमीन गैर मजरूआ है जी। जो कृषि योग्य नहीं है। सरकार वैसे जमीनों को चिन्हित भी करने का काम कर रही है अच्छा अच्छा। और उस गैर मजरूआ जमीन बहुत बड़े पैमाने पे है, कोई मतलब 10 या 20 एकड़ का नहीं है। कहीं अगर है तो 100 एकड़, 150 एकड़, 200 एकड़, इस रेंज में गैरमजरूआ जमीन झारखंड में है और सरकार उसको पूरी संजीदगी के साथ वैसे जमीनों को चिन्हित करवाने का काम कर रही है। हमें लगता है कि अगर उन जमीनों पर उद्योग लगते हैं तो ना तो रैयतों को कोई नुकसान होना है और ना ही कृषि को कोई नुकसान होना है। आप धान छोड़ करके, गेहूं के फसल को छोड़ करके हम लोहा नहीं बना सकते ना। लोहा खा करके पेट नहीं भरा जा सकता, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सकता नहीं तो लेकिन पेट ये काफी अब वक्त निकल चुका है कि नहीं, 25 वक्त नहीं साल निकला। अपने हम अभी तक चिन्हित नहीं कर पाए हैं। 25 साल हो गए हमारे, और कि हमारे पास कितने लैंड नहीं हैं नहीं किसी- नहीं, चिन्हित है, वक्त नहीं निकला, वक्त अभी है। और तय वक्त में आप देखें, अभी दक्षेश में अभी भाई मेरा कह रहे थे कि क्रिटिसिज्म, मोमेंटम ऑफ झारखंड, दक्षेश का भी क्रिटिसिज्म हुआ। इनके प्रवक्ता नहीं, इनके प्रदेश अध्यक्ष और प्रतिपक्ष के नेता तक ने, मुख्यमंत्री के टी शर्ट पर क्रिटिसिज्म हुआ, मुख्यमंत्री के ओवरकोट पे क्रिटिसिज्म हुआ। तो देखिए, क्रिटिसिज्म सिर्फ मैं कर रहा हूं या ये कर रहे नहीं, बल्कि मैं ये कर रहा हूं कि दक्षेश में भी, दावोस में भी हमने संजीदगी के साथ एमयू करने का काम किया और कोई मोमेंटम करके हमने एमयू नहीं किया। एमयू हुआ, उसका क्यों क्रिटिसिज्म हो रहा है? नहीं ये तत्काल नहीं हो रहा। ये बात वही हुई कि नहीं हम नहीं, करें मैं- तो मतलब अच्छा देखिए, है। प्रॉब्लम यही नहीं, है कि आप हम जब बोल रहे हैं तो आप हमरा पूरा सुन लीजिए। लेकिन मृत्युंजय भाई बोल रहे थे तो नहीं, पूरा ये पूरा राकेश जी आप मुझे बहुत दिनों से जानते हो। ये क्या कांग्रेस वालों की एक नई मतलब ये हो गई क्या कि आप जो है सब कुछ छोड़ के मतलब अपने जो साथी को छोड़ के वो एंकर पे आरोप लगाने लग जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ने मेरा कहा कि मोमेंटम ऑफ झारखंड का क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि जिस वक्त मोमेंटम ऑफ झारखंड हुआ उस वक्त क्रिटिसिज्म नहीं हुआ। मोमेंटम ऑफ झारखंड हो गया, करोड़ों रुपया लग गए, हाथी उड़ गया, कोई युवा 5,000 के लिए हैदराबाद गया, कोई युवा 5,000 के लिए महाराष्ट्र गया और 15 दिन में फिर वो महाराष्ट्र से वापस आया और हैदराबाद और बेंगलोर से वापस आया, तब क्रिटिसिज्म शुरू हुआ। मैं वही कह रहा था कि न ये इनकी कोशिश क्योंकि हर सरकार, हर राजनीतिक दल चाहता है कि स्टेट अच्छा हो, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि जानबूझ के कोई खराब काम करने की कोशिश करता है। तो आपने भी जो अपनी कोशिश की है वो अच्छी कोशिश है, इन्होंने भी जो कोशिश की थी वो इन्होंने भी अच्छा सोच के ही किया था। लेकिन क्या होता है कि राजनीतिक दलों के बीच इतना ये धैर्य नहीं होता है, ठीक है। उनके प्रवक्ताओं को क्योंकि कोई बयान देना है आप लोग की मजबूरी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्योंकि हम यहाँ स्टेट के विकास को लेके बात कर रहे हैं, अगर तो वो उससे बचना चाहिए, तभी राज्य आगे बढ़ पाएगा, ठीक है। आपका कहना बिल्कुल जायज है कि इस राज्य को चलाने की जितनी जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की होती है जी उतनी ही जिम्मेवारी विपक्ष की भी होती है। सही है। अगर जनता ने वोट करके सत्ता को शीर्ष पर पहुंचाया है तो विपक्ष को भी कभी वोट करके सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाया था, और जनता के वोट से ही विपक्ष आज विपक्ष में है। तो जिन देशों में या जिन प्रदेशों में सत्ता और विपक्ष का अगर सामंजस्य बने तो हम कह सकते हैं कि वह देश भी मजबूत होता है और वह राज्य भी मजबूत होता है। लेकिन अगर विपक्ष सिर्फ सत्ता को नीचा दिखाने के लिए अगर बयानबाजी करता हो तो स्वाभाविक तौर पे उस राज्य का विकास में कहीं ना कहीं अड़चन पैदा होगी। ठीक, देखिए मृत्युंजय जी,
ये इनकी पीड़ा को समझिए, आपने बहुत इनके कोट पे और इनके मफलर पे जो है ना टिप्पणी की है, तो ये सही मंच है, आप इस पे खेद व्यक्त कर सकते हैं कि भाई हम विकास की कोई कोशिश कर रहा है तो हम उसके ओवर कोट और जीन्स का जो है रेट तय कर रहे हैं। तो मिलजुल के विकास का काम होना चाहिए भाई। देखिए, मैं आपको इससे मैं काफ़ी वाकिफ रखता हूँ। देखिए, पॉलिटिक्स है तो हर तरह के बयान आएंगे, और कोई एक व्यक्ति नहीं, दोनों पार्टियों में हजारों व्यक्ति हैं, तो हजार तरीकों के बयान आएंगे। इनफैक्ट मैं बस बोल रहा हूँ जो ब्रॉडर नैरेटिव होना चाहिए, जो क्रिटिसिज्म भी हो वो बहुत फैक्चुअल चीजों पे हो। मैं एक और क्रिटिसिज्म कर देता हूँ। अब क्रिटिसिज्म ये है कि अभी जस्ट बजट पेश हुआ राज्य सरकार का जी, और आप सबने राज्य सरकार का बजट देखा होगा। वित्त मंत्री हमारे बड़े भाई के पार्टी से ही आते हैं। आप लोगों को आश्चर्य होगा एक चीज जानकर, मुझे पता नहीं आप लोगों में से कितनों ने बजट डॉक्यूमेंट को पूरा पढ़ा है। बजट डॉक्यूमेंट जब आप पढ़ेंगे और उसके बाद पिछले साल का बजट डॉक्यूमेंट निकालिए और उसको भी पढ़िए, क्या आपको पता है कि इस बार के बजट डॉक्यूमेंट में 10 ऐसे पैराग्राफ हैं जो हूबहू पिछले साल के बजट डॉक्यूमेंट से उठाकर बिना कॉमा फुल स्टॉप हटाए कॉपी कर दिए गए हैं। क्या आपको लगता है कि ये शर्मनाक नहीं है किसी स्टेट के लिए? अब उसने जो जिसने भी किया हो, मैं मंत्री पे नहीं जा रहा हूं, मैं उस ब्यूरोक्रेट पे नहीं जा रहा हूं, जिसने भी बनाया होगा, और मैं उसमें और ऐड कर रहा हूं, एक साल और पीछे का बजट ले लीजिए 2024 का, एक पैराग्राफ तो ऐसा है जो 2024 में लिखा था, 2025 में लिखा है और 2026 में लिखा है, और 2024 में भी प्रस्तावित है, 2025 में भी प्रस्तावित है और 2026 में भी प्रस्तावित। इसी को तो कंसिस्टेंसी जो कहा जाता है, इसी को तो कहा जाता है। 10 पैरा है, 10 पैराग्राफ ऐसा है। अब बताइए इस चीज को क्या क्रिटिसाइज करना चाहिए या नहीं? नहीं तो ये मान रहे हैं ना कि भाई पिछले वित्तीय वर्ष में ये काम नहीं हुआ, लेकिन हम ये सब्जेक्ट सही है, हम इसको आगे लेंगे। क्या राकेश जी, मतलब लबल यही है ना कि भाई नहीं हो पाया काम, ठीक है, नहीं काम हुआ, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो लेकिन ये जो आपकी मफलर और ओवरकोट की जो बात हो रही थी, दरअसल इन लोगों ने बहुत मज़ा लिया सोशल मीडिया पे, तो लेकिन उस टीम में शामिल थे कोई व्यक्ति थे, उन्होंने मुझे कहा कि भाई देखिए, इन लोगों ने तो बहुत शिकायत की कि भाई फलाना जी ने इतने का मफलर ले लिया है और इतने का कोट, और जो ब्रांड के बारे में उन लोगों ने बताया, इंग्लैंड में तो जनरल ब्रांड है, एक ब्रांड का नाम जो इंडिया के ब्रांड का नाम लेके बताया कि उस टाइप का ब्रांड है वो इंग्लैंड में, वो ठीक है। तो बेकार में आप लोगों ने इतना अपमानित कर दिया। खैर राकेश, लेकिन हमारा बेसिकली हम लोग थोड़ा आगे बढ़ गए। मेरा जो सवाल था, हमने शुरुआत की थी कि 25 वर्ष के बाद, 25 साल का युवा होने के बाद, 25 साल का जो सपना जो है वो देखने के बाद, पूरा होने के बाद, मेरा सवाल था कि राकेश सिन्हा जैसे व्यक्ति, कार्यकर्ता संतुष्ट है अपनी स्थिति से या फिर अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है? नहीं, ये स्वाभाविक तौर पे अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी यह राज्य युवा अवस्था में आया है, और हम ये कह सकते हैं कि जो युवा अवस्था होता है वो कांच का ये बांस का सीन होता है कि उसको अभी जिस आकार में आप ढालना चाहें उस आकार में आप उसको ढाल सकते हैं। तो झारखंड अभी युवा अवस्था में आया है, और हम स्वाभाविक तौर पे, इसलिए मैंने कहा कि जितनी जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की होती है उतनी जिम्मेवारी विपक्ष की होती है। तो विपक्ष का भी काम है कि सत्ता पक्ष का सिर्फ आलोचना नहीं बल्कि सत्ता पक्ष को सलाह देना, और अगर स्वाभाविक तौर पे जब विपक्ष के द्वारा नेक सलाह, राज्य की बेहतरी का सलाह, राज्य के अच्छे चीजों का सलाह जब प्राप्त होता है तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष भी उन सलाह को समाहित करता है। जी, मतलब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोई अकेले जो है आइडिया जो है वो कभी फलीभूत नहीं हो सकता, उसको पूरा करने के लिए कई लोग होते हैं, दोनों को, जी, दोनों की जिम्मेवारी है ये। जी, अब क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम खत्म करने में, तो कार्यक्रम नहीं, आप लोगों से बातचीत जो है वो खत्म करने का समय आ रहा है। धन्यवाद। तो अभी हम एक अंतिम सवाल मृत्युंजय जी से लेना चाहेंगे कि आखिर मृत्युंजय जी, वो तो एज ए कार्यकर्ता समझ गए हैं कि अभी बहुत कुछ, मतलब आगे बहुत चलना है, बहुत कुछ करना है। आपको क्या लगता है कि एज ए कार्यकर्ता अब जो आप सोचते हैं कि क्या होना चाहिए जो अभी तक नहीं हो पाया है? बहुत सारी चीज़ें। अगर आप मुझे पॉलिसी लेवल पे पूछ रहे हैं तो हम एक ऐसा स्टेट बना पाए जहां
जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स हो, मैं फिर से कह रहा हूं, पहचान का डिस्कोर्स हो सकता है, लेकिन सिर्फ पहचान एक डिस्कोर्स नहीं हो सकता है। उस पहचान के डिस्कोर्स के साथ आप एजुकेशन पे बात कीजिए ना, स्किलिंग पे बात कीजिए, इंडस्ट्रीज पे बात कीजिए। एक ऐसा माहौल बनाइए जहां इंडस्ट्रियलिस्ट विलेन ना हो, गाली नहीं दी जाए उनको। आप बोल रहे हैं कि जो एक मान लीजिए कंपनी है, उन्होंने रैयतों को पैसा नहीं दिया, आप खुद एक लैंड बैंक बनाइए ना, उन रैयतों से उनको डील ही ना करना पड़े, आप लैंड बैंक बनाइए। आप कहिए कि एज अ गवर्नमेंट हम लैंड देंगे जिन इंडस्ट्रीज को चाहिए। आज बहुत सारे स्टेट्स ने किया है, उत्तर प्रदेश ने भी करीब 60,000 एकड़ का लैंड बैंक बनाया है, और उसमें से ज्यादातर जमीन कौन सी जमीन है, जिन जमीनों पर कब्जा किए हुए थे लोग अवैध रूप से, उन जमीनों को छुड़ाया गया। यहां भी करके हम वो कर सकते हैं। गंभीर जो है कोशिश हर क्षेत्र में पॉलिसी लेवल पे करना होगा। और बहुत चर्चा सही जगह पे आप लोग छोड़ के जा रहे हैं।